पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार देते हुए किसान यूनियनों से नारेबाजी बंद करने और पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन खोखले नारे घटते जल स्तर पर लगाम लगाने के उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं और फसल उत्पादकों की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बुधवार तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक नहीं करते तो वे अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे। तो वहीं कई किसानों ने कहा कि राज्य सरकार के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वे उन्हें अवरोधकों को तोड़ना पड़ेगा और फिर चंडीगढ़ की ओर बढ़ना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश से अपनी मांगों को लेकर कई किसान संगठनों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी हां, मोहाली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए अवरोधक लगाने के साथ साथ पानी की बौछार छोड़ने के लिए वाहन तैयार किए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कई किसान संगठनों ने केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 1 साल के लंबे आंदोलन की तर्ज पर चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शित आयोजित करने का आह्वान किया है। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਵੰਬਰ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ। तो वहीं बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला जयराम सरकार के गले की फांस बन गया है। जी हां, चुनावी वर्ष में हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जयराम सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष के हमलों के बाद जयराम सरकार ने हिमाचल पुलिस भर्ती मामले की जांच CBI से करवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बकायदा पत्रकार वार्ता बुलाकर मामले की CBI जांच करवाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा लीक मामले की जांच CBI को सौंपी जा रही है। अभी तक जांच CBI के पास जाती है, उस वक्त तक SIT ही मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस लिखित परीक्षा लीक मामले की तार बाहरी राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिनमें यूपी बिहार से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाहरी राज्यों से 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मामले में कुल 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 अभिभावक भी शामिल हैं। जब कुछ लोगों से कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके बाद तुरंत उनके पूछने के बाद जब थोड़ी सी भी उनसे पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील करनी शुरू कर दी। तो तुरंत FIR करने के आदेश कर दिए हमने, और FIR करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए, और SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्जाम
हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। कि मैंने घोषणा आपके सामने यहाँ पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहाँ हमने ये भी तय किया कि उसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद वो विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं, और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा हैं, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे उस एसआईटी में उनको फिर शामिल किया गया। और इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत ऐसे फैक्ट्स जो है वो सामने आने लगे, और जिसके आधार पर ये बात पुख्ता हो गई कि सही मायने में जो पेपर कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट का था वो लीक हुआ था। और ऐसे में अभी तक हमने पूरी टोटल जो अरेस्ट एसआईटी ने जो सब अलग अलग जगह की है वो नंबर 73 है। इसमें से 38 जो है जो ऐसे कैंडिडेट जो टेक्निकली अरेस्ट किए जाते हैं। एक टेक्निकली अरेस्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है पुलिस विभाग की, उनको बुलाया जाता है, गिरफ्तारी रिकॉर्ड में की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। और उसके पश्चात 8.49 लाख जो है वो अमाउंट भी, जो कैश जो है वो भी इसमें वो रिसीव किया, वो भी प्राप्त हुआ एजेंट के माध्यम से। 8.49 8,49,000 में। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट +2 और मैट्रिक के वो भी मिले हैं उसमें। और एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो भी उसमें कब्जे में ली गई है। 15 मोबाइल फोन्स वो भी दिए गए हैं, एक लैपटॉप ये भी कब्जे में लिया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी हमने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी उस एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अरेस्ट हुई हैं वो विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, ये अलग अलग तरह की इस तरह की एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है, उस पर मैं जाना चाहता भी नहीं हूँ, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल यूपी में वाराणसी में जो लगता है कि जो मेन के है या मेन के बाद दूसरे नंबर पर होगा शिव बहादुर सिंह, इसको वाराणसी से, क्योंकि मैंने वहाँ पर यूपी में भी बात की थी, यूपी की चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्हें कोऑपरेट किया सारे मामले को लेकर के हमारी टीम को वहाँ पर। और दूसरा एक अमन करके जो है इसको बिहार में अरेस्ट किया है, बिहार से अरेस्ट करके ला रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, और कैंडिडेट के साथ साथ में जो बीच में जो एजेंट है वो भी हैं, और उसके बाद 2 कैंडिडेट के फादर भी हैं उसमें, तो जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये तारीख निर्धारित करना था और वो तारीख निर्धारित हुई। और उस को 27 मार्च 2022 को ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, और उसमें लगभग जो 75,000 क्वालिफाइड लोगों ने जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया था, मेडिकल जो एग्जामिनेशन था उसको क्लियर किया था, उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद जो है वो भर्ती की रिटन एग्जाम की प्रक्रिया में पहुंचे थे। तो 75,000 ये टोटल नंबर था। 27 मार्च 2022 को इस का ये टेस्ट किया गया था।
और उसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक ही तरह का ये पेपर सेट किया गया था, लेकिन इसमें जो सीरीज थी, जो ऑर्डर्स में जो है वो जम्बल्ड इसमें थी, ABCD सीरीज इसमें थी। और उसके पश्चात आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है, और वो सुबगाहट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था। रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया, जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए थे, जिनके मेरिट में काफी अच्छे नंबर थे रिटन एग्जाम में। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो शंका और भी ज्यादा गंभीर और गहरी। और जब ऐसा लगा कि सारे में लगता है कि गड़बड़ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि 70% से ज्यादा किसी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं रिटन में, और उसके बाद वो प्रदेश से संबंधित बहुत सरल जानकारी भी देने की स्थिति में नहीं हुआ। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, और उसके बाद जब प्रश्न खड़ा हुआ तो रात को मुझे अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब सूचना मिली कि इसमें लग रहा है, इसमें गड़बड़ है और इसमें एकदम हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। देखिए, वो एक राजनीतिक मकसद के साथ बैठे हैं। ये हमारी ही गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ना इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, ना पीछे जो हुआ है उसको, उनकी गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसको जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन एक बात को लेकर के उनको इस बात को समझना होगा कि हमारी अंतरात्मा कितनी मतलब साफ शब्दों में इस बात का जिक्र कर रही है कि रात के 11:30 बजे मालूम होता कि कुछ गड़बड़ है। रात को ही हमने FIR दर्ज करने के लिए बोला, सुबह SIT कॉन्स्टिट्यूट की, 9 बजे पेपर रद्द कर दिया, और उसके बाद SIT कॉन्स्टिट्यूट करके आदेश करके इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को किया। और आगे बढ़ करके जब हमको मालूम पड़ा कि इसमें ये नेक्सस जो है बहुत जगह फैला है, बहुत सारे प्रदेशों में, और इसी सूरत में इसके लिए बेटर एजेंसी जो है वो CBI रहेगी, तो इसलिए हमने CBI की इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। और बाकी राजनीतिक मकसद से लोग बोलते रहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। ये हमारा मकसद है और इसलिए हम ये तय किया। अब सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पहले हमको ये लग रहा था कि शायद ये घटना विद इन स्टेट ही है, स्टेट के अंदर ही इसकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी, और सारी जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है वो शायद स्टेट के अंदर ही इस तरह से। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो इसमें बहुत सारे प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया 10 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के, दूसरे स्टेट के हैं, और ऐसी सूरत में दूसरे स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इफेक्टिवली करना है। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय यह है कि एक विषय ये आ रहा था कि पुलिस विभाग ने ये रिटन टेस्ट की सारी प्रोसेस की है, रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस की है, और SIT जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी पुलिस विभाग की है। इस पर कई लोग जो है उस तरह की बातें करने की कोशिश करें। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है। और भरोसे के बलबूते में कह सकता हूँ कि जो SIT ने परफॉर्म किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से जो है काम किया है। लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए। मैं भी मत कहूं, इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा साफ मन है, साफ मत है पहले दिन से ही। जैसे ही मैंने कहा कि 11 साढ़े 11 बजे रात के मुझे सूचना मिली कि इसमें इस प्रकार से लग रहा है, तुरंत हमने FIR दर्ज करने के लिए बोला, और दूसरे दिन सुबह हमने पेपर जो रिटन टेस्ट का हुआ उसको रद्द करने के लिए बोला, SIT कॉन्स्टिट्यूट की, और SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात तुरंत जो है हमने धरपकड़ शुरू की, और उसके परिणाम का जिक्र मैंने आपके सामने किया है।
देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1829 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कल यानी कि मंगलवार को 2549 लोग ठीक हुए हैं और 33 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो अब कुल सक्रिय मामले 15,647 हैं। जी हां, कोरोना की दैनिक सकारात्मकता दर 0.42% है। इससे एक दिन पहले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 1,221 नए मामले सामने आए हैं। जहां कोरोना का मामला लगातार गिरता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो भारत में कोविड रिकवरी रेट 98.74% है। इसके अलावा अगर कोरोना टीकाकरण की बात की जाए तो 24 घंटे में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 3,10,218 डोज लगाई गई हैं। पिछले 24 घंटों में 2,549 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 4,25,87,259 तक पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 5,24,293 हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो वहीं हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश आने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। आसमान में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि तापमान में ये बढ़ोतरी लंबे समय के लिए नहीं होगी। 3 दिन बाद मौसम फिर करवट लेगा और तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है। इस हफ्ते उत्तराखंड, मेघालय, केरल, असम समेत कई अन्य राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आज गर्मी कम है, लेकिन तापमान बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, चमकदार और तेज धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो वहीं 19 और 20 मई को अधिकतम तापमान 44 से 45 के स्तर को छू सकता है। इसके बाद 21 मई को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी में मौसम में बदलाव होगा। 21 मई को आंधी की संभावना है। इसके बाद तापमान 42 डिग्री पर पहुंच जाएगा। इसके बाद 22 मई को बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान 40 डिग्री दर्ज हो सकता है। तो वहीं 23 मई को तापमान कुछ कम ही बने रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के नए मदरसों को अनुदान की सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जी हां, यूपी कैबिनेट की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और यूपी के सभी शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। खबरों की माने तो योगी सरकार ने अब प्रदेश भर में नए मदरसों को अनुदान देने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में योगी सरकार ने मदरसों को अनुदान देने के लिए पूर्ववर्ती अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई नीति को समाप्त कर दिया। तो वहीं मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से रखे गए प्रस्ताव को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया।
अरबी फारसी मदरसों में साल 2003 तक 10वीं स्तर पर मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव में सरकार ने ये संशोधन किया है। बीते कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में स्थानीय नागरिकों एवं दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हैं और अमरनाथ यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 5 लेयर सिक्योरिटी कवर तैयार किया जा रहा है। जी हां, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को RFID टैग मुहैया करवाए जाएंगे, जिसके जरिए यात्रियों के 24 घंटे ट्रैकिंग की जा सकेगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यात्रियों के ठहरने के स्थान और कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मौसम बिगड़ने की स्थिति में बचाव और स्वास्थ्य चिंताओं का ख्याल भी रखे जाने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंचे थे। राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर जमैका पहुंचे हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक कार्यक्रम में कहा कि जमैका का भारत में बहुत ही खास स्थान है। 175 साल से भी पहले लगभग 200 भारतीयों को लेकर एक जहाज जमैका में उतरा था। तब से सभी क्षेत्रों से भारतीय इस खूबसूरत देश में आ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हमारा और भारत के प्रतिनिधियों का यहाँ स्वागत करने के लिए मैं गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन और जमैका का धन्यवाद करता हूँ। जमैका और यहाँ की संस्कृति भारत को हमेशा आकर्षित करती है। जमैका के क्रिकेट खिलाड़ी भी भारत में हमेशा पसंद किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिस गेल, जॉर्ज हेडली, माइकल होल्डिंग जैसे क्रिकेट आइकन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की पीढ़ियों द्वारा पसंद किए जाते हैं। क्रिकेट हमारे भौगोलिक दृष्टि से दूर देशों को बहुत करीब से बांधता है। उसेन बोल्ट की महानता भारतीय खेल प्रेमियों को अच्छी तरह से पता है। आपको बता दें कि कैरिबियाई देश में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। वो 4 दिन की यात्रा पर अपने पत्नी के साथ जमैका आए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। I am confident that our convergences and complementarities will be mutually beneficial. As we celebrate the completion of 60 years of our diplomatic relations, let us derive inspiration and strength from our growing partnership, our foundational principles and shared values. Let us continue to work together to convert our shared ideals into practical cooperation and to create a more equitable world order. Our partnership will not just lead to building a bright future for our people, but will also act as a bridge to a more united, humane and prosperous world. I want to recall the expansive worldview of Mahatma Gandhi, the father of the Indian nation, expressed by him while he spoke of the purpose of freedom for India. And I quote, "I want the freedom of my country so that other countries may learn something from my free country, so that the resources of my country may be utilized for the benefit of mankind." Unquote. With these words, I thank Madam Speaker for giving me an opportunity to address this august House. It was a pleasure to share my thoughts with you all. I wish that the people of our great democracies reach new heights of friendship, cooperation and prosperity. Thank you.